देखिए आईएसआई का भी नाम आता है, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मुसलमान और पीएफआई एक है। ये मैं अपने नेशनल टीवी पे कहीं बार हर चैनल पे ये कर रहा हूँ, इंडियन मुसलमान का पीएफआई से कोई लेना देना। हाँ, ये लोग मुसलमान जरूर है, बट दे डोंट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो आपसे ज्यादा है, 24 करोड़ मुसलमान है, उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये, और ये उसका पार्ट है। और आज हमारी डिस्कशन जो हो रहे थे, व्हाट इज द थ्रेट टू इस्लाम, जो क्या मैं थ्रेट टू इस्लाम है, इज द इस्लाम विद इन। कोई बाहर का थ्रेट नहीं है, कोई कहते हैं हिंदू का थ्रेट, क्रिश्चियन का थ्रेट, सिख का थ्रेट, कोई थ्रेट नहीं है, कोई बिल्कुल थ्रेट नहीं है। ओनली वन थ्रेट इज पीपल लाइक पीएफआई, जो मुसलमान का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इस्लाम का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इंडिया का भी नाम खराब बदनाम करते हैं, और अपनी ही कंट्री के खिलाफ साजिश करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जो है पीएफआई, पीएफआई ये क्या है? कहा जा रहा है इस्लामिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया है, उसकी क्या रीजंस हैं? और उसके ऊपर बहुत आपके यहाँ भी डिबेट्स चल रही थी और तरह तरह के रिएक्शंस में देख रही थी, मुस्लिम्स की तरफ से भी आ रहे थे, अच्छे बुरे दोनों। लेकिन ये है क्या, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, और क्यों बैन किया गया इसको? देखिए आरजू जी, अगर हम बात करें, सॉरी कुछ, देखिए अगर हम बात करें, ये पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए है क्या ये? अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सिमी, ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व वगैरह थी, तो सिमी को बैन कर दिया गया। तब एक बैन करा रहे सिमी। सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके पीएफआई नहीं बनाई। अब पीएफआई में 8 या 16 ब्रांचेस हैं, 16 ब्रांचेस है इसमें। कुछ एनजीओ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्टूडेंट यूनियन है, एक कुछ है। इट्स अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। मतलब अब इसको ऐसे बनाया गया कि आप एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ लॉ से एक सिंगल चीज लाके आप इसको बैन नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ दिस इज। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि लास्ट में जो सिमी में लोग थे वही जाके पीएफआई में आ गए, कोई नए लोग नहीं है, वही जाके लोग पीएफआई में आ गए। शुरुआत होती है इसकी केरला से, फिर ये जाता कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका से सेंट्रल कर्नाटका, बड़कल वगैरह एरिया जो है, और यहाँ से धीरे 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 फैलता गया। साउथ में इसकी ज्यादा पकड़ है, नॉर्थ में इसकी पकड़ कम है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ता गया। और अगर आप देखें, इनका आज एक मैं बोलूंगा चार्टर टाइप पकड़ा गया, 15 पॉइंट का चार्टर है, जिसमें से 2 4 5 7 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा, विच आर फैक्चुअल, यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नेमिटी ऑफ द, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन, आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहली इसमें एक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब एनजीओ बनाए, इन्होंने मनी राउटिंग के तरीके बनाए, इन्होंने फोरम बनाए, इन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाए। ये कहते थे जो पकड़ा गया भाई 2023 इज कॉल टू एक्शन डे, और 2047 में इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलके हम इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे, राइट। और गजवा हिंद का डॉक्यूमेंट एक बिहार में रेड हुई, वहां भी ये ये मिलता है। तो अब यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, आर्म्ड इंसर्जेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये कोई छोटा मोटा टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा कि कार्डर तैयार करो जो एक आर्म्ड इंसर्जेंसी करे। और इसमें ये भी है कि हमें केवल 10% मुसलमानों का साथ चाहिए और हम ये कर पाएंगे, बाकी इस्लामिक कंट्रियों के साथ से 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना, और 2023 में कॉल टू एक्शन ईयर है हमारा, और गजवा हिंद वगैरह का ये सब चीजें बरामद हुई गई। अब आप देखिए दिल्ली दंगे के, आपने सुना होगा, दिल्ली दंगे में पीएफआई इन्वॉल्व होता है, सीए प्रोटेस्ट में पीएफआई इन्वॉल्व होता है, शाहीन बाग में पीएफआई इन्वॉल्व होता है, बेंगलोर में राइट होता है, पीएफआई इन्वॉल्व होता है। आपका अग्निवीर का प्रोटेस्ट होता है यहाँ बिहार में, वहां पीएफआई का हाथ है। हिजाब के मसले में इनका हाथ है, क्योंकि हिजाब में मैं अपने नेशनल टीवी पे काफी डिबेट्स थी। मैंने कहा यार ये जो इतने महंगे महंगे लॉयर है, जो लाखों, मतलब 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए की एक पेशी की फीस मांगते, उनके पैसे देता कौन? ये लॉयर आते सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाते, मतलब फेरन से घोष, क्या कहते हैं उधर, फौरन से बेशतर, तो इनके पैसे देता कौन? वेरी एक्सपेंसिव डर, हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो अब आप ये आया कि पैसे आ रहे। अब ये जब रेड हुई है परसों 2-3 दिन पहले, तो करीब 200 से 250 लोग अब तक गिरफ्तार गए। 15 स्टेटों में रेड हुई है पहले 2 दिन पहले, आज भी रेड कंटिन्यूड है। तो इनके लोग उठाए जा रहे हैं। अब इन मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आ रहा है, दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, कतर से पैसा आता था, और एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है इसमें टर्की से बहुत लेना देना इनका है। मुस्लिम ब्रदरहुड से ये सॉलिडारिटी एक्सेप्ट करते हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सॉलिडारिटी विद मुस्लिम ब्रदरहुड, एंड दैट इज ऑन ट्विटर। इनका कनेक्शन हमास से है, इनका कनेक्शन मुस्लिम ब्रदर्स है। ये अर्दोगन की तारीफ करते, तुमने मुस्तफा कमाल अतातुर्क वाला इस्लाम हटा के एक नया इस्लाम लाए हो टर्की में, इसलिए तुम्हारी मुबारकबाद है। इनके करीब 2 से 3 दर्जन लोग, मोस्टली जो केरला से और जो आईसिस में गए इंडिया से,
95 to 99% लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के गए जो केरला के, कुछ मारे गए, कुछ वापस आ गए। केरला से इन्होंने अपने लोग वहां भेजे थे आईसिस में लड़ने के लिए, सीरिया में लड़े, ये ईरान में गए, ये इराक में पहुंचे जो, और इनका आइडिया वही था, बड़ा एक खिलाफत वाला आइडिया था। ये कोई मतलब ये कोई टेररिज्म या छोटे मोटी चीज नहीं सोच रहे, मतलब एक आर्म रिबेलियन से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के एक अपनी गवर्नमेंट लाना और एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। जैसे आप देखेंगे आईसिस का आइडिया खतरनाक था। आईसिस का आइडिया था कि मैं पूरी कंट्री बनाऊंगा जिसमें एक रेवेन्यू होगा, जिसमें शरिया चलेगा, जिसमें हमारे साथ से होगा। और ये मतलब दिस इज नॉट अ डिमांड, दिस इज नॉट मतलब कि कोई कि एक छोटी चीज या मतलब एक बड़ी चीज की बात नहीं, पूरी रिजीम चेंज की, पूरे कंट्री का डेमोग्राफिक बदलने की, पूरी कंट्री का रिलीजन बदलने की, आर्म कार्डर खड़ा करने की, आर्म रेबिलियन खड़ा करने की। और इसमें क्लियर लिखा भाई हम विदेशी शक्तियों के साथ मिलेंगे। और एक हमारे यहाँ है सूफी बोर्ड है एक, तो सूफियों को और कुछ उलेमाओं को मुस्लिम समाज से भी उन्होंने धमकियां दी, भाई यू फॉल इन लाइन, क्योंकि ये जो सूफी बोर्ड वगैरह वाले थे कहते थे इनको बैन करो, तो उनको धमकी देते थे। आज कानपुर में जो सूफी बोर्ड वाले हमारे, इन्होंने एक प्रोसेशन निकाला, दे सपोर्टेड दिस बुक, इन्हें बैन किया गया। अगर आप देखिए जिस हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और जिस लेवल की हो गई थी, अब इसको एक लॉ, ये एक रूल से बैन करना विल नॉट वर्क, क्योंकि ये क्या करेंगे, इसको कोर्ट में स्टे लेंगे, फिर दूसरे नाम से दुकान खोलेंगे। अब आरजू जी हुआ क्या है, अब जो बैनिंग हुई है वो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन इसको बताया गया। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग में इनका नाम, टेररिस्ट लिंक्स में इनका नाम, दुनिया भर की जितनी वहां भी मुसलमान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनके संबंध, सॉलिडेरिटी। ये टर्की गए थे भाई, एक किसी कैंप में किसी ट्रेनिंग में, इनके लोग आईसिस जाते हैं। इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है। और बाय द वे जो शाहीन बाग में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, इनका दिल्ली में ऑफिस शाहीन बाग में ही है। तो शाहीन बाग में आपने सुना होगा कुदरती बिरयानी आती थी। मैं हमेशा कहता था कुदरती बिरयानी कहाँ से, इतनी कुदरती तो है नहीं कि खुद ही पैदा हो जाए। तो अब लोगों को समझ आए कुदरती बिरयानी आती कहाँ से थी। और जो दादियाँ वादियाँ बैठी थी, ये जो टेंट लगे थे, स्पीकर लगे थे, खाना पीना चल रहा था। देखिए बिना पैसे के कोई प्रोटेस्ट भी नहीं चलता। प्रोटेस्ट स्प्रेड 1-2 घंटे 4 घंटे एक दिन चल जाएगा, अगर महीनों चल रहा, अगर पूरी व्यवस्थाएं वहां आ रही है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा था। पर ये गलती कर रहा, गलती क्या करके जब ये किसान प्रोटेस्ट चला, ये सब चले ही नहीं लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही, अमित शाह जी ना सो रहे, कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली हो क्या रहा था कि ये जब सारी चीजें चल रही थी, इनके नेटवर्क स्टडी किए जा रहे थे। अगर कोई यहाँ 2 महीने 4 महीने बैठा, इसका पैसा कहाँ से आ रहा, इसको खाना कौन दे रहा, इसको बिजली कौन दे रहा, मतलब ये सारी चीजें इतनी स्टडी की गई। फिर एनआईए जो है हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका कन्विक्शन रेट है मोर देन 95%। कन्विक्शन रेट इज मोर देन 90। एनआईए और ईडी को लाया गया और इतना बड़ा क्रैकडाउन हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक नहीं किया गया। और यहाँ तो सीधी सीधी टेररिस्ट फंडिंग और ये सब निकला। तो ये जो फसाड था, भाई हम एक मतलब ना सोशल वर्क करते हैं, हम दलितों की मदद करते हैं, हम गरीब मुसलमानों की, वो सब खत्म है। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान इनके आज के डेट में साथ नहीं है। वैसे भी 99.9999% मुसलमान इनके साथ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। जितनी रही सही कुछ बची थी, मतलब 0.1%, आज उस पर भी पर्दा हट गया और ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। और अब ये सब कोर्ट जाएंगे, लॉ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेजन भी है, या ट्रेचरी भी है, टेररिस्ट फंडिंग भी है, या विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाना में। यहाँ यू कैन व्हाटएवर यू कैन एक्सपेक्ट एज डिजास्टर और व्हाटएवर यू कैन एक्सपेक्ट वायलेटिंग द लॉज, दे आर डूइंग एवरीथिंग। और शायद उन्हें लगता था कि कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, हमारी दुकान चलती रहेगी। पर जब रेड हुई तो एजेंसियों को ये भी पता था कि कौन घर में है, कौन सो रहा है, ट्रेन में अगर है तो कहाँ है। किसी को ट्रेन स्टेशन से पकड़ा, किसी को एयरपोर्ट से पकड़ा, किसी को चलती हुई ट्रेन से पकड़ा। इतने बड़े कुछ हजार लोगों को इकट्ठा किया गया, मतलब कुछ हजार लोगों को लाना, मोबिलाइज करना, 15 स्टेट में एक साथ क्रैकडाउन करना। और अभी जो एविडेंस निकली आरजू जी, तो खैर ओपन मीडिया में सबको पता है, मतलब माउंटेन्स ऑफ एविडेंस निकली। कोई छोटा मोटा यहाँ वो मतलब ये नहीं बोलोगे 2 पिस्टल और 2 कारतूस निकले हैं जी, या एक छोटा मोटा हैंड ग्रेनेड निकला और जी कुछ नहीं था। यहाँ तो माउंटेन्स ऑफ एविडेंस निकले, माउंटेन्स। तो ऐसी सूरत में ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था इंडिया के लिए, जिसको इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया। और यहाँ एक और चीज थी, मैं आपको बताऊँ लास्ट चीज, बहुत कोशिश कर रहे विदेशी शक्तियां, जिसमें आईएसआई का भी खैर नाम आता ही आता है। आईएसआई के बिना तो कोई देखिए बिरयानी बनती है, देखिए आईएसआई का भी नाम आता है। वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मुसलमान और पीएफआई एक है। ये मैं अपने नेशनल टीवी पे कहीं बार हर चैनल पे ये कर रहा हूँ, इंडियन मुसलमान का पीएफआई से कोई लेना देना। हाँ ये लोग मुसलमान जरूर है, बट दे डोंट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो आपसे ज्यादा है, 24 करोड़ मुसलमान है, उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये, और ये उसका पार्ट है। और आज हमारी डिस्कशन जो हो रहे थे, व्हाट इज द थ्रेट टू इस्लाम, जो
क्या मैं थ्रेट टू इस्लाम है, इज द इस्लाम विद इट। कोई बाहर का थ्रेट नहीं है, कोई कहते हैं हिंदू का थ्रेट, क्रिश्चियन का थ्रेट, सिख का थ्रेट, कोई थ्रेट नहीं है, कोई बिल्कुल थ्रेट नहीं है। ओनली वन थ्रेट इज पीपल लाइक पीएफआई, जो मुसलमान का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इस्लाम का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इंडिया का भी नाम खराब बदनाम करते हैं, और अपनी ही कंट्री के खिलाफ साजिश करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। पर आई एम हैप्पी द वे थिंग्स आर बीन काइंड ऑफ हैपनिंग, और पूरी जो मुसलमान समाज है वो भी जानता है वो इनके साथ नहीं है। इसमें मैं आपको बिना किसी शक को शुबा बता सकता हूं, देयर माइट बी सम सिंपैथीज इन सम कॉर्नर्स हियर एंड देयर, बट 99.99% लोग उनके साथ नहीं है। उनको ये भी नहीं पता था इनके इरादे कितने खतरनाक थे, ये चाहते क्या थे। दोस्तों, देश में इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई खबरों में बना हुआ है। सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही उसे लागू करने की कोशिश भी की जा रही है। अधिसूचना में कहा गया कि संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न कराने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और समाज में एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा, उक्त कारणों से चलते केंद्र सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई। इसके साथ ही हम इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से क्या रिश्ता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पीएफआई भी कहा जाता है, जिसका संगठन 22 नवंबर 2006 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। तभी से यह संगठन विवादों से घिरा हुआ है। देश में जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हुए थे, तब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गृह मंत्रालय से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसे पीएफआई ने तानाशाही वाला कदम बताया था। पीएफआई का नाम कई बार प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन सिमी से भी जुड़ चुका है। इनके रिश्ते की बात तभी से की जा रही है जब से पीएफआई का गठन हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि पीएफआई सिमी का दूसरा रूप है। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित कर प्रतिबंधित किया है उसमें सिमी भी शामिल है, जिस पर साल 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी की बात करें तो उसके रिश्ते दूसरे इस्लामी चरमपंथी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से होने की बातें कही गई जाती हैं। अब भारत सरकार ने उस पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।